आपको बताया टैक्स कुछ और कहा जाता है और यहाँ पे टैक्स पे कुछ और किया जाता है। आपको कहा जाता है कि 10 लाख टैक्स बन रहा है, यहाँ पे रियल बेस पे 5 लाख 4 लाख बन रहा होता है। तो आपने अपने टैक्सेस खुद कैलकुलेट कैसे करने हैं, वहाँ पे बैठे बड़े इजीली आप अपने टैक्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक वो रेट है जो गवर्नमेंट का रेट होता है, गवर्नमेंट के रेट को यहाँ पे डीसी रेट भी कहा जाता है, या एफबीआर ने अपना रेट डिसाइड किया होता है, वो अमूमन कम रेट। 5% टैक्सेस हैं। एग्जम्पशन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई आपका स्टेटस नॉन फाइलर भी है लेकिन आपको फिर भी 3% टैक्स देना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन लाजमी है। राइट लेफ्ट फ्रंट पे रोड कितना है, मेजरमेंट कितनी है, स्क्वायर फीट कितने बनते हैं, घर डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी है, क्या कुछ है। हमेशा पेमेंट जो है वो बैंकिंग चैनल के जरिए करना। मैंने लोगों को रुलते देखा है, रोते देखा है कि लोग बाद में कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया, मुश्तरी होशियार बाश क्यों कहा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की सेल परचेज करने जा रहे हैं? आपको पता है कि आपकी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन पे टैक्सेस कितने लागू होते हैं और आपने कितने टैक्सेस पे करने हैं? आपने किन बातों का ख्याल रखना है ताकि आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते वक्त फ्रॉड या किसी भी ऐसे मामले परेशानी से बच सकें कि आपका लॉस हो। तो आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है। बड़े आसान से अल्फाज में आप लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज है। आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते वक्त आपने किन बातों का खास ख्याल रखना है, आप कैसे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं अपने टैक्सेस ताकि आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड या धोखाधड़ी ना हो। देखिए, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आपको इन चीज़ों का लाजमी पता होना चाहिए। ज़ाहिर बात, आप वहाँ पर जितनी आपकी जमा पूंजी होती है, आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो यकीनन आपको टैक्सेस का नहीं पता होता। आपको नहीं पता होता कि आपने किन बुनियादी बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत शायद ये भी फ़र्क नहीं पता होता कि वहाँ पे लॉ की इम्प्लीमेंटेशन क्या है और यहाँ पे क्या है। तो आपने अपनी चीज़ें खुद देखनी होती है, अपनी सेफ्टी खुद देखनी होती है। वो कहते हैं ना, मुश्तरी होशियार बाश, यानी आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। तो सबसे पहले आप ये बात ज़हन में रखें कि जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करें, हमेशा तो प्रॉपर्टी के जो जेन्युइन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन लाजमी करें। फॉर एग्जांपल, आप बैरिया में या डीएचए में प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं या किसी भी बड़ी सोसाइटी में प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, तो जो भी प्रॉपर्टी आपने डिसाइड किया है, जिसकी आप डील करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या देखना है? आपने उसके डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने देखना है जो पर्सन जिसके नाम पर यह प्रॉपर्टी बोली जा रही है, क्या वो एग्जिस्ट करता है, इसका रियल ऑनर कौन है। देन आपने उसके साथ डील बनानी है। और जब भी डील बनाएं, जो सबसे ज़्यादा गलती ओवरसीज़ करते हैं, अभी रिसेंटली एक दोस्त ने मुझे बताया कि किस तरीके से उसके साथ फ्रॉड हुआ। आप क्या करते हैं कि आप बड़ी अमाउंट जो है, ज़्यादा अमाउंट जो है वो पहले दे देते हैं, आप प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र बाद में लेते हैं। यानी कि आपकी डील हो जाती है 50 लाख रुपीज़ की, तो आप क्यों 20 लाख या 30 लाख रुपीज़ एडवांस में दे रहे हैं और टाइम डिसाइड कर रहे हैं 15 दिन का, 10 दिन का। आप 50,000 या 1 लाख रुपीज़ दें एडवांस और बाकी जो है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर जो है उसको पेमेंट क्लियर करें। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। ये बात आप पल्ले बांध लें कि आपने कभी भी जब आप प्रॉपर्टी परचेज करें, आपने रियल ऑनर से हट के किसी दूसरे पर्सन के साथ एग्रीमेंट नहीं करना। अगर वो किसी और पर्सन के नाम पे एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट वाला पर्सन आपको प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, तो भी आप कोशिश करें कि आपका एग्रीमेंट वो वाला कैंसिल करवा के आपका रियल ऑनर के साथ एग्रीमेंट करवाया जाए और उस पर्सन को बीच में रखें, वो आपको ट्रांसफर करवा के देगा। बहरहाल, आप जो बयाना की पेमेंट देते हैं, जो एडवांस पेमेंट देते हैं, आप लोगों ने ज्यादा अमाउंट नहीं देनी। आपको कहा जाता है कि आप जितनी अमाउंट दे दें, यानी 80% 90% अमाउंट दे दें, आप 15 दिन बाद जाके जो है वो ट्रांसफर ले लें। क्यों? क्या करें, आप थोड़ी सी अमाउंट दें, 50,000 1 लाख रुपीज़ दें। भाई, बयाना क्या होता है? कमिटमेंट ही होती है ना कि भाई ये प्रॉपर्टी हम परचेज करेंगे, तो उसका बयाना दें, प्रॉपर्टी की कमिटमेंट करें, डेट डिसाइड करें, उस डेट पे ट्रांसफर डीड तैयार करवाएं और अपना जाके बयान लें। और वहाँ पे एट द मोमेंट जब आप बयान लेते हैं तो वहाँ पे आप उनको बकिया अमाउंट दें और प्रॉपर्टी अपने नेम पे लगवाएं। अब उससे होता क्या है कि आपको सारी सिचुएशन का भी अच्छे से क्लियर हो जाता है, रियल ऑनर भी आपके सामने आ जाता है, डील भी 100% मैच्योर हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स भी सारे कंप्लीट हो जाते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स भी सारे रेडी हो जाते हैं। और जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, आप ट्रांसफर लेते हैं, तो अपने फाइनल जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैंड ओवर किया करें और पिछले जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी कोशिश किया करें कि आप हैंड ओवर कर लें, क्योंकि आप उसकी प्रॉपर्टी की पेमेंट कर चुके हैं, आपने वो प्रॉपर्टी अपने नेम लगवा ली। अब चूंकि पिछले ओनर का तो कंसर्न ही नहीं है, तल्लक ही नहीं है, तो वो जो पिछले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप फाइल वगैरह हैंड ओवर कर लिया करें। नंबर 2, जो भी प्रॉपर्टी आप लेते हैं, अगर आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, आपने कारपोरेशन में या कैंट में प्रॉपर्टी परचेज की है, तो आपने क्या करना है कि रजिस्ट्री को प्रॉपर तहरीर करवाना है। उसमें आपने राइट लेफ्ट फ्रंट पे रोड कितना है, मेजरमेंट कितनी है, स्क्वायर फीट कितने बनते हैं, घर डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी है, क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर मेंशन करनी है। और रियल ऑनर के साथ ही आपने अपना एग्रीमेंट बनाना है। और पेमेंट आपने हमेशा याद रखें, ये बात, ये गलती आपने कभी नहीं करनी। आपको नुकसान होगा,
और नुकसान ऐसे हो सकता है कि FBR आपको अलग पेनल्टी करेगा, वहाँ से आपके साथ फ्रॉड अलग होगा और बाद में आप जस्टिफाई नहीं कर पाते कोर्ट्स में और आपको एक लंबी लिटिगेशन होती है। तो आपने क्या करना होता है, स्मार्ट मूव लेनी होती है, अभी से चीज़ों को प्लान करना होता है कि कल को अगर इसी चीज़ का आपके साथ इशू बन जाए तो आपके पास बैकअप प्लान क्या है, आपकी सेफ्टी कितनी है। तो आपने क्या करना है, हमेशा पेमेंट जो है वो बैंकिंग चैनल के जरिए करनी है, पे ऑर्डर के जरिए करें, चेक के जरिए करें, ट्रांसफर करें, लेकिन आप ये लाजमी मेक श्योर करें कि आपकी पेमेंट जो है वो बैंकिंग चैनल उसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो एक रिकॉर्ड होता है। और हमेशा जब एग्रीमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट में अगर आपने चेक दिया है, चेक का नंबर मेंशन करें कि इस चेक नंबर फलां बैंक फलां इसकी जो है ब्रांच है, उसके जरिए हमने इनको इतनी पेमेंट जो है वो दी है, प्रॉपर्टी फलां परचेज किया इतना उसका एरिया, यानी ये सारी चीज़ें आपका जो एग्रीमेंट है उसमें कंप्लीट मेंशन होनी चाहिए ताकि आपके पास एक अच्छा बैकअप प्लान हो। कल वो जो पर्सन है जिससे आप प्रॉपर्टी की डीड बना रहे हैं, जिसके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है, वो इसे हेरा फेरी ना कर सके, आगे पीछे ना हो सके। तो ये चीज़ें आप लाजमी मेक श्योर किया करें ताकि आप फ्रॉड से बच सके। नंबर 3, आप हमेशा ये गलती करते हैं कि जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं आप उसकी पोजेशन नहीं लेते। हमेशा जब भी प्रॉपर्टी परचेज करें, माँ सिवाय अगर आपने एक अच्छी सोसाइटी जो है, वैलिड सोसाइटी जो है, नेटवर्थ वाली कोई सोसाइटी है, वहाँ से अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज किया, ट्रांसफ़र ले लिया, वहाँ पे भी मैं हमेशा ये कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी पोजेशन लिया करें, वहाँ पे जाके अपनी पोमैश किया करें, मेजरमेंट किया करें। वहाँ पे जितनी प्रॉपर्टी आपको कहा गया है, लाइक आपसे कहा गया जी 5 मरला प्लाट है, तो क्या 5 मरला का एरिया वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? राइट लेफ्ट घर बने हुए हैं, आप वो मैच करते हैं, मौके पे जगह जो है वो 4 मरला निकलती है। अब क्या होता है, पानी साल से गुजर चुका होता है, आपने पेमेंट दे चुके होता है, वो बंदा अपने घर, आप अपने घर, 2 साल 4 साल बाद आप घर बनाने जाते हैं, वहाँ पे मौके पे जगह होती ही कम है। तो आप क्या करें, आप जब प्रॉपर्टी की सेल परचेज करने लगते हैं, फाइनल डीड बनाने लगते हैं, लाजमी मेजरमेंट क्या करें। पाकिस्तान में 99% लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं और मैंने लोगों को रुलते देखा है, रोते देखा है कि लोग बाद में कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया। मुश्तरी होशियारबाज क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। तो आप क्या करें, प्रॉपर मेजरमेंट करें और ताकि आपको उसमें लॉस ना हो, बाद में आप जाएं तो वो एरिया उतने निकले जितने की आपने पेमेंट की है। और एक और बात, आपसे ये कहा जाता है मोस्टली एरियाज में कि भाई हम 5 मरला की आपसे पेमेंट ले रहे हैं, हमारे नाम पे 5 मरला ही है और आपको 6 मरला दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप ये लाजमी कन्फर्म किया करें कि ये जो ऊपर वाला मरला आपको दिया जा रहा है, एक मरला, इसकी आपसे पेमेंट ली जा रही है। अगर पेमेंट ली जा रही है या कुछ भी आपके साथ ऐसे मामलात हो रहे हैं तो आप एक मरला लाजमी देखा करें कि ये लड़ाई झगड़े वाला तो नहीं है, ये सोसाइटी की तरफ से क्लियर है, पेड है, कोई इसका इशू तो नहीं है। बाद में आप 5 मरला की जगह 6 मरला के पैसे देते हैं, ट्रांसफर 5 मरला का मिलता है, बाद में सोसाइटी कहती है भाई ये 1 मरला की पेमेंट दो, क्लियर ही नहीं है, पेड नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं, लोगों के साथ मसाइल आते हैं, मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मसाइल आते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं तो इस बात को भी आपने याद रखना है कि प्रॉपर्टी सेल करते वक्त आपने अपनी पेमेंट जो है वो पूरी करनी है उनसे। ऐसा नहीं करना कि आप 5 लाख रुपया लेते हैं, 1 करोड़ रुपए की डील है, आप कहते हैं जी आए हमें बयान दे दें, और बयान देने के बाद आप वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं जी घर चल के पेमेंट लेते हैं। नहीं, आप उनके साथ जाएं, उनके साथ सारे मामलात करें, लेकिन फाइनल जो बयान होने हैं उस वक्त एट द स्पॉट या उससे पहले पेमेंट पूरी करें, तभी फाइनल सिग्नेचर करें और फाइनल ये कहें कि मैंने ये प्रॉपर्टी सेल की है। चाहे वो बैरिया की प्रॉपर्टी है, चाहे वो कैंट की प्रॉपर्टी है, चाहे वो कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी है, चाहे वो DHE की प्रॉपर्टी है, कहीं भी प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं तो आपने फाइनल डीड जब बनानी है, आपने एग्रीमेंट बना लिया, जो कुछ भी करें फाइनल बयान आपने तभी देने हैं, आपने एक एक पाई आपने रिसीव करनी है, आपने पैसे आपने पूरे करने हैं और उसके बाद आपने फाइनल बयान देने हैं। मैंने ये भी देखा है कि थोड़ी सी अमाउंट रह गई होती है, बाज़ औक़ात 5 लाख 10 लाख, बहुत बड़ी डील होती है 2 करोड़ की 3 करोड़ की, 5-10 लाख रुपया रह गया होता है। सेलर क्या कहता है, वो कहता है मैं जाता हूँ यार इतनी पेमेंट ले लिया, बयान दे देता हूँ अब सारे इधर, तो बाद में पेमेंट मिल जाती है, बैंक से जाकर निकलवा देंगे तो बाद में पेमेंट नहीं मिलती, फिर वो रोले लड़ाई झगड़े और फसाद, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आपकी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन आपने अपने ज़बान से कहा होता है कि मैंने इनको सेल कर दिया, बयान हो चुके होते हैं, ट्रांसफ़र हो चुकी होती है प्रॉपर्टी, फिर रोने का क्या फ़ायदा। तो कोशिश आपने करनी है कि जब भी ट्रांसफ़र दें अपनी वहाँ पर पेमेंट पूरी करें और उनको बयान दे दें ताकि आपको बाद में मसाइल ना हो। और किसी सूरत, जैसा कि अगले दिन एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने मुझे कॉल की कि सर मुझे एग्जाम्पशन लेके दें, मैं प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहा हूँ। एग्जाम्पशन की जब बात की, डॉक्यूमेंट्स मैंने पूरे किए, तो बाद में उसने कहा जी वो मुझे कह रहे हैं कि आप हमें पेमेंट दे दें, आप ट्रांसफ़र जो है ईद के बाद ले लें। मैंने कहा भाई क्यों, आपको इतनी इमरजेंसी क्यों है, इतनी जल्दी क्यों है, आप क्यों पहले पेमेंट देंगे? आप पहले प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र की बात करें, ट्रांसफ़र के मौके पे आप उनको पेमेंट दें, उससे पहले आपने पेमेंट कभी नहीं करनी। तो इस तरीके से भी आपको कहा जाता है कि जी आप हमें पेमेंट दे दें, आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लें, ये हो गया वो हो गया, हमारे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, रियल ऑनर आउट कंट्री है, मुख्तलिफ कहानियाँ बनाई जाती हैं। लेकिन मुश्तरी होशियारबाज, आपने अपनी चीज़ों का ख्याल खुद करना है, अपनी सेफ्टी खुद देखनी है, कभी लालच में नहीं जाना। जब तक आप लालच जिंदा है, आपको पता ही है कि कोई ना कोई फ्रॉडिया जो है वो हमेशा चूना लगा जाता है। आप इन चक्रों में नहीं, अब आपने पैसे दे के एक चीज़ लेनी है तो आप उसको तोल के लें, आप कोशिश करें कि उसके स्टैंडर्ड सारे पूरे। अब हम बात करेंगे टैक्सेस की।
देखें, मेरी कोशिश ये है कि जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको इजीली पता चल जाए कि किस तरीके से वो आउट कंट्री में बैठे भी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और टैक्सेस में उनके साथ कोई दो नंबरी नहीं होगी। होता क्या है, आपको बताया टैक्स कुछ और कहा जाता है और यहाँ पे टैक्स पे कुछ और किया जाता है। आपको कहा जाता है कि 10 लाख टैक्स बन रहा है, यहाँ पे रियल बेस पे 5 लाख 4 लाख बन रहा होता है। तो आपने अपने टैक्सेस खुद कैलकुलेट कैसे करने हैं, वहाँ पे बैठे बड़े इजीली आप अपने टैक्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़े आसान से अल्फाज में बताने जा रहा हूँ। देखें, सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी आप ये माइंड में रखें कि आप बाहर बैठे हैं, आउट कंट्री बैठे हैं, अगर आपके पास नाइकोप है या पीओसी कार्ड है, यानी आपके पास एक कार्ड है पाकिस्तानी जिसके ऊपर कंट्री ऑफ स्टे पाकिस्तान के अलावा कोई और कंट्री लिखा हुआ है, तो आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे सिर्फ FBR को 3% टैक्स देंगे। इसके ऊपर आपने 1% टैक्स नहीं देना। आपकी प्रॉपर्टी की सेल डीड बन रही है 1 करोड़ की, यानी आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, वो सेल भी वो नहीं है जो आपने एग्रीमेंट पे लिख के दी है, वो सेल है जो गवर्नमेंट का रेट है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा, आप याद रखें कि जब भी आप प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं, एक वो रेट होता है जो आपका पार्टी के साथ तय होता है और एक वो रेट है जो गवर्नमेंट का रेट होता है। गवर्नमेंट के रेट को यहाँ पे DC रेट भी कहा जाता है या FBR ने अपना रेट डिसाइड किया होता है, वो अमूमन कम रेट होता है। आपने प्रॉपर्टी 1 करोड़ की सेल किया, वो हो सकता है 50 लाख रुपीज़ हो, 60 लाख रुपीज़ हो, 80 लाख रुपीज़ हो, तो आपके टैक्सेस उस 1 करोड़ पे नहीं जाने जो आपके तय हुए हैं, आपके टैक्सेस गवर्नमेंट रेट के हिसाब से जाने हैं। अब गवर्नमेंट रेट के हिसाब से आपने कन्फर्म कर लेना है कि यहाँ पे 5 मरला की सोसाइटी का रेट क्या चल रहा है, तो आप कन्फर्म करेंगे कि बेस प्राइस क्या है, उसके मुताबिक आपका 3% देना है। अगर आपके पास नाइकोप है या पीओसी कार्ड है, उसके लिए आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है। आप हमारे प्लेटफॉर्म से भी हासिल कर सकते हैं, भले आप पहले से फाइलर हैं नहीं है, लेकिन आप हमारे प्लेटफॉर्म से विद इन 2 डेज वो एग्जाम्पशन लेके सिर्फ 3% टैक्स पे करेंगे। हाँ, अगर आप पहले से रेगुलर फाइलर हैं, आप अपनी फाइल पाकिस्तान में FBR में जमा करवाते हैं, आप दुनिया में कहीं भी बैठे फाइलर हो सकते हैं और अपनी फाइल जमा करवा सकते हैं। अगर FBR को आप अपनी फाइल हर साल टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं और आपका स्टेटस एक्टिव फाइलर लिखा आ रहा है, जैसे कि स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो इसका मतलब है आप पहले से एलिजिबल हैं 3% के लिए, तो आपने FBR को टैक्स सिर्फ और सिर्फ 3% देना। ताहम अगर आप पहले से फाइलर भी नहीं है, आपके पास पीओसी कार्ड और नाइकअप भी नहीं है, आपके पास कार्ड है जिसके ऊपर कंट्री ऑफ स्टेट पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको टैक्सेस ज़्यादा देने हैं। अगर आप पहले फाइलर नहीं है तो फिर आपको पता है सेल करते वक्त 10% है, परचेज करते वक्त 12% है, लेकिन अगर आप फौरी फाइलर होंगे, फौरी एक्टिव होंगे, तो आपको 6% टैक्सेस देना है FBR को। अदरवाइज तो आपको पता ही है कि आप 3% बड़ा इजीली अवेल कर सकते हैं, रेगुलर फाइलर रह के भी और एग्जाम्पशन हासिल करके भी। इसके अलावा दूसरे टैक्सेस की बात करता हूँ। अब आप देख लें कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं, तो 3% का क्या मतलब है, 3 लाख रुपया आपका टैक्स बनता है। 1 करोड़ का अगर DC रेट बन रहा है, भले आपने 3 करोड़ की सेल की है। नंबर 2, कारपोरेशन का एरिया है, अंदरादूध कारपोरेशन है जो कि फर्द के ऊपर मेंशन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कारपोरेशन का टैक्स है 1%, जिसे TM तहसील म्युनिसिपल कारपोरेशन टैक्स भी कहा जाता है, TM टैक्स कहा जाता है। TMA का जो टैक्स है या ये जो कारपोरेशन का टैक्स है, ये सिर्फ और सिर्फ 1% है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल की DC रेट के मुताबिक तो 1 लाख रुपया ये हो गया। अब एक और टैक्स है जिसे कहा जाता है स्टैम्प ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी जिसे कहते हैं। जो स्टाम्प आप निकलवाते हैं, जो स्टैम्प आप निकलवाते हैं बैंक ऑफ पंजाब से, वो जो येलो कलर के होते हैं जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं, जिसके ऊपर रजिस्ट्री तहरीर होती है, जो स्टैम्प आप निकलवाते हैं बैंक ऑफ पंजाब से जिसके ऊपर रजिस्ट्री तहरीर होती है, इसकी वैल्यू होती है 1%। पंजाब में इस वक्त 1% ये चल रहा है, यानी कि आप 1 करोड़ की DC रेट की प्रॉपर्टी जो है वो परचेज कर रहे हैं, तो आपको 1% के स्टाम्प निकलवाने हैं बैंक ऑफ पंजाब से। टोटल 5% टैक्सेस हैं। अगर आप रेगुलर फाइलर हैं तो, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी या नाइकअप या POC कार्ड है तो भी टोटल टैक्सेस कितने हो गए, 5%। इस 5% के अलावा आपके ऊपर किसी किस्म का टैक्स लागू नहीं होता। याद रखें एक और चीज़ जिसमें मिसयूज़ किया जाता है, आपको मिसगाइड किया जाता है, कहा जाता है कि सेलर का टैक्स जो है उसका गेन टैक्स इतना बनता है। भाई सेलर का गेन टैक्स सेलर ने देना है, सीधी सी लॉ की बात है। जो टैक्स जिसके नेम से, जिसके टाइटल से जनरेट होगा वो ही पर्सन वो टैक्स देगा। यानी कि सेलर का टैक्स, गेन टैक्स हमेशा सेलर ने देना होता है जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा होता है अंडर सेक्शन 236C। चाहे वो फाइलर है चाहे नॉन फाइलर है, आपको उससे कोई कंसर्न नहीं है। और कभी भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते वक्त ये मेंशन ना करवाया करें कि टैक्सेस और रजिस्ट्री के जितने खर्चे आप बियर करेंगे, आप कहा करेंगे कि रजिस्ट्री के खर्चे हम बियर करेंगे, जो टैक्सेस हमारे जिम्मे हम बियर करेंगे। जो गेन टैक्स है, जो नक्शा की फीस है, वो हमेशा सेलर देगा और उसी ने देने होते हैं। वो सेलर खुद देगा। अगर वो फाइलर है, रेगुलर फाइलर है तो 3% है, अगर फौरी फाइलर होता है, लेट परसेंट है तो
6% है। अगर नॉन फाइलर हो जाता है और नॉन फाइलर रह के वो टैक्स देता है तो फिर वो 10% है। और अहम बात कि अगर आपकी ये प्रॉपर्टी कैंट के एरिया में है, कारपोरेशन के एरिया में नहीं है, तो फिर कारपोरेशन का 1% टैक्स नहीं लगना। कैंट का 3.5% टैक्स जो है वो चल रहा है, वो 3.5% वो ही टैक्सेस लगेंगे। 3% है या 4% है, आपकी लोकेशन पर डिपेंड करता है वो पंजाब में है कहाँ पे है। तो जो कैंट का टैक्स है वो फिर आपको पे करना पड़ेगा, बाकी टैक्सेस आपके वही रहेंगे जैसे कि मैंने आपको बता दिया। स्टैंप के भी वही टैक्स है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR का भी वही टैक्स है। सबसे ज़्यादा टैक्स होता ही FBR का है। तो ये मामलात है। इसके अलावा DHA है या बैरिया है, तो उनकी अपनी जो ट्रांसफ़र फीस है वो भी उन्होंने प्रॉपर मेंशन की होती है, उसमें कोई हिडन चीज़ होती ही नहीं है। बाकी जो है FBR का मेन टैक्स होता है। FBR का टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, आपने अपनी वैल्यू देखनी है, आपने देखना है कि आप एलिजिबल हैं एग्जाम्पशन के लिए तो 3% है, अगर नहीं है तो क्या आपके पास पहले से फाइलर स्टेटस एक्टिव है तो भी 3% है, अगर नहीं है फौरी एक्टिव होते हैं तो 6% है। तो खुद कैलकुलेट करें कि आपका टैक्स कितना बन रहा है, FBR को कितना जाएगा। और याद रखें अहम बात, हमेशा जब भी टैक्सेस पाकिस्तान में पे करें, आपके ब्याह पे जो भी पर्सन है, चाहे वो आपका चाचा ज़ाद है, जो कोई भी है, उसे कहें कि भाई मैंने ये सारा रिकॉर्ड अपने पास रखना है, मुझे फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे अपने FBR के वकील को ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो आप जितने टैक्सेस पे करेंगे सब की रसीद आप मुझे प्रोवाइड करेंगे, रिसिप्ट मिल जाती है। एक बंदा FBR को टैक्स जमा करवा रहा है नेशनल बैंक में तो रसीद नहीं मिलेगी, रिसिप्ट मिलेगी, स्क्रीन पे शो हो रही है। तो आपने रिसिप्ट अपनी चलान अपना लेना है, पेड चलान आपने लेना है, अपने पास महफूज रखना है, आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि टैक्स पे कितना हुआ है। बात समझ रहे हैं। इसके अलावा आपका वो स्टाम्प निकलवाता है, रजिस्ट्री लिखवाता है, हर चीज़ का रिकॉर्ड अपना खुद रखा करें। अगर वो कॉर्पोरेशन को टैक्स पे कर रहा है, कितना पे कर रहा है, उसका रिकॉर्ड रखें। अगर आप घर सेल कर रहे हैं और आपका नक्शा नहीं बना हुआ तो नक्शा की फीस वो जमा करवा रहा है, जुर्माना जमा करवा रहा है, तो उसका भी आपको पता होना। तो इन सारी चीज़ों का आपको खुद पता होना चाहिए। आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं और बड़ा ईजीली आप इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके टैक्सेस कितने बनते हैं। मुझे बड़ा सुनने में आया, मेरे सामने ये काफ़ी चीज़ें आई हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनको आइडिया नहीं होता, आपको टैक्सेस कुछ और बताए जाते हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों को फेयर गाइड करूं, जिम्मेदारी के साथ गाइड करूं, ताकि आप लोगों को यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने इन बातों पे अमल किया, बड़े आसान अल्फाज में मैंने कोशिश किया वजाहत करने की, अगर आपने इन बातों पे अमल किया तो यकीनन आप फ्रॉड से बच सकते हैं, आप धोखा से बच सकते हैं। आपको चूना लगाना नामुमकिन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आपको मिसगाइड करते हैं, तो मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए अगर वो आप जो है 100% अपनी जिम्मेदारी खुद निभाते हैं। आप चीज़ें सिर्फ दूसरे पर्सन पे छोड़ नहीं देते, आप अपना काम जो आपके एंड पे आप खुद देखते हैं कि टैक्सेस कितने बनने हैं, टैक्सेस कैसे पे होने हैं, वो रसीदें आपके पास आने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आने चाहिए। पेमेंट लिए बगैर आपने ट्रांसफ़र नहीं देना और कभी भी आपने बयाना ज़्यादा नहीं करना, हमेशा आपने ट्रांसफ़र लेना है, एट द स्पॉट आप पेमेंट करें और ट्रांसफ़र लें। इन बातों का आपने खास ख्याल रखना है। टैक्सेस आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप फाइलर बनना चाहते हैं, पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, ट्रेडमार्क हासिल करना चाहते हैं या आप टैक्सेस कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, किसी भी सूरत में। और ख़ास बात, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपका नाइकअप बना हुआ है, POC कार्ड बना हुआ है, आप एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई आपका स्टेटस नॉन फाइलर भी है लेकिन आपको फिर भी 3% टैक्स देना पड़े, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके विदिन 2 डेज़ 100% पाकिस्तान में कहीं भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। भले आपकी 1 प्रॉपर्टी या 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम्पशन फौरी मिल जाएगी। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं 100% जिम्मेदारी के साथ आपको गाइड करूंगा। अगर आपको सर्विसेज चाहिए होंगी तो वो भी 100% जिम्मेदारी के साथ आपको प्रोवाइड की जाए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।